हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज का क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं MJ6 हिंदी सेमेस्टर 4 के जितने भी VBI क्वेश्चन है, सारे के सारे VBI क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, मात्र आपको 5 से 6 वीडियोस देखने हैं, मींस 5 से 6 क्वेश्चंस पढ़ना है और आपका मेजर 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास। क्या पढ़ना है? हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास की विवेचना करें, जिसको मैंने करवाया है, और ये पहला प्रश्न में रहेगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है लोक नाट्यों के विविध रूपों की व्याख्या करें, कि लोक नाट्य के क्या क्या अलग अलग रूप है उसके बारे में व्याख्या करना है आपको। यही प्रश्न आपका दूसरा वाला प्रश्न जो है ना, आपको यहाँ पे पूछा गया अथवा में। ठीक है, तो ये दूसरा वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न सेम है। फिर तीसरा प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे लोक रंग परंपरा के हिंदी रंगमंच पर प्रभावों की व्याख्या करें, कि लोक रंग परंपरा का हिंदी रंगमंच पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। ठीक है, फिर चौथा की बात करें, चौथे प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का परिचय प्रस्तुत करें। क्या पढ़ेंगे? नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का परिचय प्रस्तुत करें। आप लोग नोट करके रख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर जहां पे आएगा 4 नंबर में हम लोग यही प्रश्न को पढ़ेंगे। फिर 5 में हमारा है नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक पर विचार करिए। क्या कह रहा है? नाट्य कला के दृष्टिकोण से ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उस पर विचार करना है। यही प्रश्न आपको 3-4 तरह से घुमा के दिया हुआ है, लेकिन 5वां प्रश्न में आपका यही प्रश्न रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार से पूछा गया कि दीपदान एकांकिकी की कथावस्तु को अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न क्या है कि दीपदान एकांकिकी की कथावस्तु को अपने शब्दों में लिखें, और ये भी प्रश्न आपका सेम है। ठीक है, तो यहां तक मात्र आपके 6 प्रश्न है ना, और 6 प्रश्नों को मैंने क्लियर करवाया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका था हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, MJ6 हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हो एक एक प्रश्न का। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न हमारा है हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास। प्रश्न क्या है? हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास की विवेचना करें, और कब का इसका विवेचना करना है तो यहाँ पे बताया गया है स्वतंत्रता पूर्व मीन्स आजादी के पहले और आजादी के बाद आखिर हिंदी नाटक का किस प्रकार से उद्भव हुआ और किस प्रकार से विकास हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो एकदम आसान से शब्दों में दोस्तों हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि इसको देखने के बाद ये आपको याद हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भूमिका। क्या लिखेंगे? भूमिका। और भूमिका में लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत की आजादी के पहले, भारत के आजादी के पहले और बाद में हिंदी नाटक का जो उद्भव हुआ और जो विकास हुआ उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारा कहा गया है कि हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में बताइए, और कब बताइए? तो स्वतंत्रता पूर्व मीन्स आजादी के पहले और आजादी के बाद। तो वही यहां पे लिखा मैंने कि भारत की आजादी के पहले और बाद में हिंदी नाटक में जिस प्रकार से उद्भव हुआ, जिस प्रकार से विकास हुआ, उसी को हम लोग हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास के नाम से जानते हैं। कहा गया कि हिंदी नाटक का इतिहास जो है वो प्रमुख 2 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। हिंदी नाटक का जो इतिहास है उसको 2 प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहला हमारा है स्वतंत्रता पूर्व मीन्स आजादी के पहले 1857 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, और दूसरा जो आता है स्वतंत्रता उत्तर मीन्स स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद, जो 1947 के बाद का आता है। वही कहा गया कि हिंदी नाटक को 2 भागों में बांटा गया है, इसके इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, एक आजादी के पहले और एक आजादी के बाद। कहा गया कि इन दोनों कालखंडों में हिंदी नाटक का स्वरूप, शैली और विषय वस्तु भिन्न भिन्न रहे। मीन्स कह रहा ना कि ये दोनों कालखंड जो है मीन्स आजादी के पहले और आजादी के बाद, दोनों जो कालखंड हैं उसका लिखने का तरीका, उसका शैली, उसका स्वरूप जो है ना वो अलग अलग रहा है, तो एक जैसा नहीं रहा है, अलग अलग रहा है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्वतंत्रता पूर्व के बारे में, कि आजादी के पहले आखिर किस प्रकार से इनकी शैली रही, इनके स्वरूप रहे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि MJ6 हिंदी से रिलेटेड जितने भी VBI प्रश्न हैं, सारे VBI प्रश्न आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे दोस्तों, और बड़े ही आसान शब्दों में मिलेंगे।
इसलिए वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करें जिनका MJ6 पेपर हिंदी है। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता पूर्व काल। क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्रता पूर्व काल मीन्स आजादी का काल, जो कब से कब तक का था? तो 1857 से लेकर के 1947 तक का था। कह रहा है कि हिंदी नाटक का प्रारंभ आधुनिक हिंदी साहित्य के उद्भव के साथ हुआ। क्या कह रहा है? कि हिंदी नाटक का प्रारंभ जो है, इसका शुरुआत जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य के उद्भव के साथ हुआ। इस काल में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना नाटकों का प्रमुख विषय रही। कोई पूछेगा इस काल का प्रमुख विषय क्या था? तो सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना, समाज और राष्ट्र के बारे में बताना, ठीक है, ये नाटकों का प्रमुख विषय बना था। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे कहा गया कि इसकी प्रमुख विशेषताएं या तो मुख्य विशेषताएं, तो इसका प्रमुख विशेषताएं है कि इसका धार्मिक और सामाजिक विषय पर यह आधारित था और धर्म पे और समाज पे इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। तो वह यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे धार्मिक और सामाजिक विषयों पर प्रभाव। कहा गया कि आरंभिक हिंदी नाटक पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था। मीन्स पहले का जो आरंभिक हिंदी नाटक, मतलब हिंदी नाटक का जो शुरुआत हुआ था, वो पौराणिक कथाओं, पुरानी कथाओं, ठीक है, और धार्मिक ग्रंथों पर ही आधारित था। ठीक, दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी नाटकों शैली का प्रभाव, इसमें पश्चिमी नाटक शैली का भी प्रभाव पड़ा था। कैसे? कह रहा है कि अंग्रेजी साहित्य और यूरोपीय रंगमंच के प्रभाव से हिंदी नाटक को नई दिशा मिला। मिस अंग्रेज के जो साहित्य थे और यूरोपीय देशों का जो रंगमंच रहा था, उसका प्रभाव जो है हिंदी नाटक को एक नया दिशा दिया। फिर आगे कह रहा है कि भाषा का रूप, इसमें भाषा का रूप क्या था? तो कह रहा है कि इस समय की भाषा सरल और सुसंस्कृत खड़ी भाषा थी। मीन्स इस समय का जो भाषा था एकदम कैसा था? सरल मीन्स आसान था, और संस्कृत खड़ी भाषा उसमें बोली जाती थी। कह रहा है कि उस समय जो नाटक था उसमें राष्ट्रीयता का भाव था, राष्ट्रीयता का भावना था। नाटक स्वतंत्रता संग्राम में जन जागृति के माध्यम बना। ठीक है, ये जो नाटक रहा वो क्या रहा था? हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, आजादी के संग्राम के लिए क्या बना? एक माध्यम बना, लोगों को जागृत करने का एक माध्यम बना। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लिया। अब हम लोग समझेंगे इसके चरणों के बारे में कि आखिर किस किस प्रकार से इसका विकास हुआ और उद्भव हुआ था। तो इसका देखिए, इसका प्रारंभिक चरण जो माना जाता है वो 1857 से 1900 ईस्वी के बीच में माना जाता है। कहा गया कि हिंदी नाटक का आरंभ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के कार्यों से माना जाता है। क्या कहा गया? कि हिंदी नाटक का आरंभ जो है वो किससे माना गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के कार्यों से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो 1850 से लेकर के 1885 को हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। मीन्स कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है ना हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है, जिनका शासन काल कह सकते हैं, जिनका जीवन काल कह सकते हैं 1850 से लेकर के 1885 तक रहा था। कह रहा है कि उनके प्रमुख नाटक है, उनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? तो पहला है अंधेर नगरी। क्या है? अंधेर नगरी, जो समाज पर व्यंग बताया गया था, समाज के बारे में बताया गया था, है ना। दूसरा भारत दुर्दशा, मीन्स भारत राष्ट्रीय चेतना को प्रकट करना। ठीक है, कि भारत की क्या दुर्दशा है उसके बारे में, यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताया गया था, हमारे राष्ट्र के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया था। तो ये किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, कह रहा है कि इस समय नाटकों में पौराणिक कथाओं, मीन्स पुरानी कथाओं और सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को दर्शाया गया। ठीक है, इस समय के नाटक में जो है पुरानी कथाओं के बारे में और धार्मिक और सामाजिक मुद्दों, हमारा धर्म और समाज का जो मुद्दा है उसको भी दर्शाया गया था नाटक के जरिए से। अब इसका आता है दूसरा चरण, जो इस प्रकार से है। कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना का विकास। दूसरा चरण में क्या हुआ? राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो कैसे हुआ? तो कह रहा है इस काल में नाटक स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों का माध्यम बना। इस काल का जो नाटक रहा ना, ठीक है, वो हमारे आजादी का क्या बना? एक माध्यम बना। जिसके प्रमुख नाटककार कौन कौन थे? तो पहले थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। कहा जाता है कि ये जो है ना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटकों के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। दूसरा कहा गया है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये सब जो है वो क्या थे? इसके प्रमुख नाटककार थे।
आगे कह रहा है सियाराम शरण गुप्त और रघुनाथ उपाध्याय, ये सब जो है ना इस काल के मैं कह सकता हूं 1900 ईस्वी से 1947 के एक महत्वपूर्ण नाटककार थे। तो यहां तक हम लोगों ने इसके पहले चरण को देख लिया, जिसमें एक पॉइंट और यहां पे है कि नाटकों में भारतीय इतिहास, परंपराएं और सांस्कृतिक जागृति प्रमुख विषय रहे। ठीक है, मैं कह सकता है कि इसका दूसरा जो चरण रहा, उस समय के नाटक में भारत के इतिहास, भारत के परंपराएं और सांस्कृतिक जागृति जो है ना इसका प्रमुख विषय रहा था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि इसका विकास जो है वो आखिर स्वतंत्रता के बाद कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ। मिस आजादी के बाद, मिस भारत की आजादी के बाद जो है इसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटक का स्वरूप बदल गया। भारत की आजादी के बाद हिंदी नाटक का जो स्वरूप है ना वो क्या हो गया, बदल गया। पहला इसका स्वरूप था कि समाज के मुद्दों को बताना और राष्ट्रीय चेतना के बारे में दर्शाना। अब कह रहा है कि इस दौर में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को नाटकों के मुख्य विषय बनाया गया। इस दौर में जो है ना हमारे समाज का, हमारी राजनीति का, हमारे आर्थिक समस्याओं को जो है ना नाटक का मुख्य विषय बनाया गया। कह रहा है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, तो समकालीन समस्याएं, पहला है समकालीन समस्याएं। मिस कह रहा ना कि नाटक में जो है ना गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, स्त्री अधिकार और सामाजिक असमानताएं जैसे विषय पर केंद्रित रहे। मीन्स इस नाटक में जो है हमारे गरीबी के बारे में बताया गया, बेरोजगारी के बारे में बताया गया, भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया और कई मुद्दे पर यह आधारित था। तो दूसरा कह रहा रंगमंच का विकास। इसमें क्या हुआ, रंगमंच का विकास हुआ। कह रहा है इस काल में व्यावसायिक और प्रायोगिक रंगमंच का विकास हुआ था। किस काल में, तो कह सकते हैं 1947 के बाद वाले काल में। अब देखिए इसके प्रमुख चरणों की अगर बात करें तो पहला माना जाता है 1950 से लेकर के 1970 तक। कब, 1950 से लेकर के 1970 तक, जिसको अथार्थवादी नाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अथार्थवादी नाटक। कहा गया कि इस दौर में नाटक का उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानताओं, शोषण और राजनीतिक भ्रष्टाचार को उजागर करना था। इस दौर का जो नाटक था उसका उद्देश्य क्या था, तो समाज में जो असमानताएं फैली हुई है, जो शोषण फैला हुआ है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको लोगों तक बताना, लोगों को उजागर करना। इसके प्रमुख नाटककार कौन कौन थे, तो इसके प्रमुख नाटककार थे मोहन राकेश। कौन थे, मोहन राकेश। कह रहा है हिंदी में नई नाटक विद्या के प्रवर्तक, हिंदी में नई नाटक के प्रवर्तक थे ये। दूसरा इसी में कह रहा है कि आधे अधूरे, आषाढ़ के एक दिन, इसके प्रमुख क्या थे, नाटक थे। इसके दूसरे जो नाटककार थे वो थे धर्मवीर भारती। कौन थे, धर्मवीर भारती, जिन्होंने किसका रचना किया था, तो अंधा युग का, किसका, अंधा युग का रचना किया था। तो ये जो है इसका पहला चरण माना जाता है। फिर देखिए इसके दूसरे चरण की अगर बात करते हैं तो इसका दूसरा चरण माना जाता है आधुनिक हिंदी नाटक। किसको, आधुनिक हिंदी नाटक, जो 1970 के बाद आया। कब आया, 1970 के बाद। कहा गया कि आधुनिक हिंदी नाटक का 1970 के बाद का समय सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का दौर रहा। मीन्स आधुनिक हिंदी नाटक की बात करें तो 1970 के बाद इसका जो विषय रहा वो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का दौर रहा था। कह रहा इस समय नाटक ने पारंपरिक रूपों से हट करके नए प्रयोगों और मुद्दों को अपनाया। क्या कह रहा है कि इस समय नाटक ने क्या किया, उसका जो परंपरा था उससे हट करके नाटक को एक नया रूप दिया। तो आइए हम लोग इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका पहला मुद्दा क्या था, सामाजिक मुद्दा पर जोर। इसने क्या किया, सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया। कैसे, तो कहा जाता है कि 1970 के बाद हिंदी नाटकों में समाज की समस्याओं को दिखाने पर जोर दिया गया। 1970 के बाद क्या हुआ, हिंदी नाटकों में जो है समाज की समस्याओं को दिखाया गया। उसके साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, महिला अधिकार और जाति भेदभाव जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। कब, 1970 के बाद। फिर कह रहा है दूसरा, इसके प्रमुख नाटककार कौन कौन थे, तो इसके प्रमुख नाटककार की अगर बात करें तो पहले हैं मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। कहा जाता है कि उनके नाटक अर्थार्थ को छूते हैं और व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व को दर्शाते हैं। ठीक है, उनका जो नाटक है ना वो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं कि हमारा समाज कैसा है, हमारा समाज की स्थिति कैसा है, उसके बारे में बताया जाता है। फिर
दूसरे हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। कहा जाता है कि उनके नाटकों में मानवीय संवेदना और सामाजिक बंधनों की झलक मिलती है। मीन्स उनका जो नाटक है वो मानव के प्रॉब्लम्स, मानव की समस्याएं और सामाजिक बंधन कि हमारे समाज में किस प्रकार का बंधन है उसके बारे में बताया गया है। फिर तीसरे हैं गिरीश कर्नाड। कौन है? गिरीश कर्नाड। कहा जाता है कि हालांकि मुख्य रूप से कन्नड़ में लिखते थे, ये जो है ना मुख्य रूप से कौन सी भाषा में लिखते थे? तो कन्नड़ भाषा में लिखते थे, लेकिन हिंदी नाटक में उनका योगदान जो है वो सराहनीय रहा है। किनका? तो गिरीश कर्नाड का। उसके बाद यहां पे आता है महेंद्र भटनागर और बादल सरकार। कहा जाता है कि आधुनिक नाटक के विकास में इनका भी योगदान रहा। आधुनिक नाटक का जो विकास रहा उसमें से महेंद्र भटनागर और बादल सरकार का भी क्या रहा? महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तीसरा पॉइंट में बताया गया है महिला नाटककारों का योगदान। इसमें से जो है हम इस कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी नाटककार में जो है महिलाओं नाटककार का भी योगदान रहा था। कैसे? तो कह रहा है कि 1970 के बाद महिला नाटककारों ने भी अपनी आवाज उठाई। 1970 के बाद क्या हुआ? तो नाटककार में जो है, नाटक में जो है महिलाओं ने भी क्या किया? अपना आवाज उठाया था। कह रहा है कि मन्नू भंडारी और महादेवी वर्मा जैसे लेखकों ने नारीवादी दृष्टिकोण से नाटक लिखे। उन्होंने क्या किया? नारीवादी दृष्टिकोण मीन्स नारियों के बारे में जो है ना उन्होंने क्या किया? नाटक लिखा था। किसने? मन्नू भंडारी और महादेवी वर्मा। ऐसे ठीक है। फिर चौथा हमारा पॉइंट आता है इसमें से आज का परिचय कि आखिर अभी जो है इसका क्या महत्व रहा है। तो कह रहा है कि 1970 के बाद हिंदी नाटक नई सोच, नई शैली और तकनीकी का प्रतीक है। क्या कहा गया? कि 1970 के बाद जो है हिंदी नाटक में जो है ना नई सोच आई, नई शैली आई, उसके साथ साथ इसके तकनीकों में क्या हुआ? बदलाव हुआ। कह रहा है यह ना केवल मनोरंजन करता है बल्कि समाज और राजनीति पर सवाल भी उठाता है। क्या कह रहा है? कि यह जो है सिर्फ हम लोग को मनोरंजन नहीं करवाता है बल्कि समाज और राजनीति पर भी क्या करता है? सवाल उठाता है। ठीक है। तो उम्मीद कर दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो आज का प्रश्न हमारा है लोक नाट्यों के विविध रूपों की व्याख्या करें। प्रश्न क्या है? कि लोक नाट्यों के विविध रूपों, विविध मतलब समझते हैं अलग अलग रूपों का क्या करना है? व्याख्या करना है। कि बताइए कि आखिर लोक नाट्यों का कौन सा रूप होता है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिर लोक नाटक मतलब क्या होता है। लोक नाट्य या तो लोक नाटक का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर लोक नाटक को नहीं जानेंगे तो इसके विविध रूपों को कहां से जान पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लोक नाटक का मतलब क्या होता है। तो जहां भी दोस्तों आपको दिखे क्या लोक नाट्य, आपको सीधा समझना है लोक नाट्य का मतलब होता है हमारे परंपरा पे आधारित नाटक। लोक नाटक मतलब क्या होता है? हमारे परंपराओं पे आधारित नाटक को हम लोग क्या कहते हैं? लोक नाटक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नाटक। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है लोक नाटक क्या है ना। या तो लोक नाटक का अर्थ, और लिखना इस प्रकार से है कि लोक नाटक का अर्थ होता है लोक परंपरा पर आधारित नाटक या नाट्य शैली में हमारे परंपराओं पर आधारित जो नाटक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोक नाटक कहते हैं। आगे कह रहा है कि यह एक ऐसी नाटकीय प्रस्तुति होती है जो किसी क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा, भाषा और लोक जीवन को दर्शाती है। क्या कह रहा है? यह एक ऐसा नाटक होता है जो क्या करता है? कोई क्षेत्र के संस्कृति को दर्शाता है कि आखिर वो क्षेत्र का संस्कृति कैसा है, वहाँ का परंपरा कैसा है वो दिखाता है, वहाँ का भाषा कैसा है उसके बारे में बताता है, और वहाँ का लोक जीवन, वहाँ का लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं उस चीज को दर्शाया जाता है। किसमें? लोक नाटक में, है ना। कह रहा है कि इसमें गीत, संगीत, नृत्य, हास्य और संवाद का उपयोग करके लोगों को जो है ना मनोरंजन और सामाजिक संदेश दिया जाता है। क्या कह रहा है? ये जो नाटक होता है उसमें से गीत भी गाया जाता है, संगीत भी किया जाता है, नृत्य भी किया जाता है, और हास्य मतलब मनोरंजन का भी साधन उसमें दिया जाता है। उसके साथ साथ इसमें जो है ना समाज के लोगों को संदेश भी दिया जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि यह जो है आमतौर पर गांवों और मेलों में प्रस्तुत किया जाता है। यह जो नाटक है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कहाँ लगाया जाता है? तो अधिकतर जो है गांवों में लगाया जाता है, और मेला में, जब मेला लगता है तो उसमें भी प्रोग्राम होता है इस चीज का। आगे कह रहा है कि यह जो है स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन का मुख्य साधन है। यह जो है वहां के स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन का जो है ना
सबसे मुख्य साधन होता था पहले। अब ये सब में ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है। दूसरा कह रहा है कि लोक नाट्य भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या कह रहा है कि लोक नाट्य जो है ना वो हमारे भारतीय संस्कृति का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है, जो उनके क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों का आधार पर भिन्न होते हैं। क्या कह रहा है कि जो उनके क्षेत्रीय आधार पे, संस्कृत के आधार पे, मतलब उनके सांस्कृतिक के आधार पे और उनके धर्म के आधार पे क्या होता है, अलग अलग होते हैं। कह रहा है आइए इनके प्रमुख रूपों की व्याख्या करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसके आखिर प्रमुख रूप क्या क्या है। तो देखिए हमारे भारत की अगर बात करें तो हमारे भारत का जो मुख्य लोक नाटक है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पहला उसमें से हमारा है नौटंकी। क्या है, नौटंकी। ठीक है, जैसे कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई नहीं पढ़ता है बच्चा, तो कहता है ना कि रे बाबू नौटंकी मत करो। ठीक है, तो नौटंकी ये भी क्या है, नाटक का एक अर्थ है, नाटक का एक रूप है, जो कहाँ पे होता है, तो उत्तर भारत में अत्यधिक होता है। कहाँ पे, उत्तर भारत में अत्यधिक होता है। इसका क्षेत्र जो है, मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और हरियाणा। कोई पूछेगा नौटंकी का जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। कह रहा है कि यह जो है उत्तर भारत का एक लोकप्रिय लोक नाटक है। क्या, यह उत्तर भारत का क्या है, एक लोकप्रिय मीन्स फेमस लोक नाटक है, जिसमें गीत, नृत्य, संवाद के माध्यम से कथा प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, जिसमें जो है ना गीत मतलब समझते हैं, गाना भी गाया जाता है, नाच भी किया जाता है और संवाद बातचीत के माध्यम से जो है ना ये कथा को, ये कहानी को जो है बताया जाता है। कह रहा है इसके कहानी अक्सर धार्मिक, ऐतिहासिक और रोमांचक होती है। ठीक है, इसका जो कहानी होता है ना हमें अधिकतर जो है धर्म पे आधारित होता है, हमारे इतिहास पे आधारित होता है, रोमांचक मतलब इंटरेस्टिंग होता है। फिर कह रहा है इसमें हारमोनियम, ढोलक और झांझ जैसे वाद्य यंत्र इसका अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, कि जब ये नाटक किया जाता है उसमें हारमोनियम भी बजाया जाता है, ढोलक भी बजाया जाता है और झांझ वगैरह जो होता है वो सब जो है ना, ये सब वाद्य यंत्र जो है इसका प्रमुख अंग होता है, उसमें से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा लोक नाटक आता है भवई। क्या आता है, भवई, जो कहाँ का है, गुजरात का। कहाँ का, गुजरात का। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेजर 6 हिस्ट्री हिंदी की तैयारी कर रहे हो, किसका, मेजर 6 हिंदी की तैयारी कर रहे हो, इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मैंने करवाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जिस प्रकार से आपका रिस्पांस आएगा दोस्तों, उसी प्रकार से मैं मेजर 7 और मेजर 8 भी पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसके आगे मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, है ना। आगे कह रहा है दूसरा हमारा था भवई। क्या है, भवई, जो मुख्य रूप से कहाँ पे है, तो गुजरात के लिए फेमस है ना। कह रहा है कि यह नाटक शैली हंसी, ठिठोली और व्यंग के माध्यम से सामाजिक समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कराती है। क्या कह रहा है कि यह जो नाटक है इसमें से हंसी वाली बातें कही जाती है ना, जो इसके माध्यम से समाज के समस्याओं पर जो है ना क्या बात करती है, ध्यान आकर्षित कराती है, समाज के समस्याओं के बारे में बताती है। कह रहा है कि इसमें जो है कलाकार मंच पर घूमते हुए संवाद करता है और प्रदर्शन करता है। ठीक है, ये जो ऐसा नाटक होता है जिसमें से कलाकार क्या करता है, मंच पर घूमते हुए, बातचीत करते हुए क्या करता है, प्रदर्शन करता है, मतलब वहां पे दिखावटी करता है। फिर तीसरा हमारा लोक नाटक आता है तमाशा। क्या आता है, तमाशा। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो नहीं देखते, बोलता है अरे बाबू तमाशा मत करें। हाँ, ठीक है, मतलब ये जो है कहाँ का फेमस है, तो महाराष्ट्र का फेमस है। कह रहा है कि यह नाट्य रूप लोकगीत, नृत्य और नाटक का मिश्रण है। यह जो नाट्य है, यह जो नाटक है वो लोकगीत, नृत्य और नाटक का क्या है, मिश्रण है, मिला करके बनाया गया है ना। फिर आगे कह रहा है कि इसमें हास्य, रोमांस और पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन होता है। ठीक है, इसमें हंसने वाली बातें कही जाती है। ठीक है, रोमांस वाली बातें कही जाती है ना, और पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन होता है किसमें, तमाशा में। ठीक है, कह रहा है लावणी नृत्य इसका खास आकर्षण है। ठीक है, और इसमें जो है तमाशा का जो नृत्य है वो कौन सा फेमस नृत्य है, तो लावणी नृत्य जो है ना इसका खास आकर्षक होता है। कौन सा, लावणी नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पांचवा आता है जात्रा। क्या आता है, जात्रा। ठीक है, और ये जो है कहाँ का फेमस है, तो पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के लिए ये जो है ना फेमस है। कह रहा है कि जात्रा एक यात्रा नाटक शैली है। यात्रा जो होता है एक यात्रा पे आधारित नाटक होती है, जो धार्मिक और सामाजिक कहानियों पर आधारित होती है। जो किस पे आधारित होती है, हमारे धर्म और समाज के कहानियों पर जो है ना ये आधारित होता है। कह रहा है इसमें कलाकार
बड़ी ऊर्जा के साथ संवाद बोलते हैं। ठीक है, इसमें कलाकार क्या करता है, बहुत ऊर्जा के साथ क्या करता है, बातें करता है और मंच पर जो है नृत्य करता है, मीन्स नाच गाना करता है। ठीक है, फिर पांचवा हमारा है रासलीला। क्या है, रासलीला। कह रहा है रासलीला जो है वो सबसे फेमस जो है वो कहाँ का है, उत्तर भारत के लिए। और उत्तर भारत के लिए कौन से क्षेत्र हैं, तो उत्तर प्रदेश हो गया, मथुरा हो गया और वृंदावन। क्या क्या, उत्तर प्रदेश, मथुरा और वृंदावन। कह रहा है कि यह जो है भगवान कृष्ण के जीवन और उसकी लीलाओं पर आधारित होता है। ठीक है, रासलीला जो किया जाता है वो किसके जीवन पर आधारित है, ये तो भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। ये कह रहा है कि भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण यह नाटक रूप गाने और नृत्य के माध्यम से कथा कहता है। ठीक है, इस कह रहा है कि भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण यह नाटक जो है ना, गाने मीन्स गीत के रूप में और नृत्य के माध्यम से इसमें से कथा कहा जाता है, कहानी कहा जाता है। मीन्स सीधा समझिएगा कि इसमें से जो है भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में बताया जाता है, उनकी लीलाओं के बारे में बताया गया है। कह रहा है इसकी उद्देश्य की बात करें तो उसका उद्देश्य में बताया गया है कि धार्मिक भावना प्रकट करना, इसमें धर्म के बारे में बताना। ठीक है, और भक्ति भावना, ठीक है, किस प्रकार से लोग उसके लिए भक्ति रखते हैं उसके बारे में बताना। फिर छठा जो लोक नृत्य है वो हमारा है यक्षगान। क्या है, यक्षगान, जो कहाँ का फेमस है, कर्नाटक का। कहाँ का, कर्नाटक का। कह रहा है कि यह एक रंगीन और संगीत प्रधान लोक नृत्य शैली है। इसमें महाकाव्य कथाएं जैसे महाभारत, रामायण प्रस्तुति किया जाता है। ठीक है, यह एक ऐसा लोक नाटक है जिसमें से महाभारत के बारे में बताया जाता है, रामायण के बारे में बताया जाता है, ये सब के लिए जो है नाटक किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग यक्षगान कहते हैं, जो सबसे फेमस कहाँ के लिए, कर्नाटक के लिए। कह रहा है कि कलाकार मुखौटा और रंग बिरंगे परिधानों में मंच पर आते हैं। ठीक है, इसमें जो कलाकार आते हैं वो मुखौटा पहन के आते हैं, मतलब उनका फेस दिखता नहीं है, और वो रंग बिरंगे परिधान मतलब कपड़े पहन करके आते हैं। फिर सातवां हमारा है थियम। क्या है, थियम, जो फेमस है कहाँ के लिए, केरल के लिए। कहा जाता है कि यह नाट्य रूप देवी देवताओं की पूजा और कथाओं पर आधारित है। यह जो नाटक है वो किस पे आधारित है, तो देवी देवताओं के पूजा पे और कथाओं पे, मीन्स कहानियों पर आधारित है। कह रहा है इसमें मुखौटे, भव्य पोशाक और आग का प्रयोग होता है। ठीक है, ये जो कहानी होता है या जो नाटक होता है उसमें से मुखौटा का भी प्रयोग किया जाता है, भव्य पोशाक मीन्स बड़ा बड़ा पोशाक, ठीक है, और आग का भी प्रयोग किया जाता है ये कहानी के दौरान, ये नाटक के दौरान। ठीक है, फिर आठवां हमारा है स्वांग। क्या है, स्वांग, जो कहाँ के लिए फेमस है, हरियाणा और राजस्थान के लिए। कह रहा है कि यह जो है हास्य प्रधान नाटक रूप है, ये जो है बहुत मनोरंजन वाला क्या है, नाटक है। कह रहा है जिसमें स्थानीय कहानी और सामाजिक मुद्दे शामिल होते हैं, जिसमें से हमारे स्थानीय मतलब हमारे क्षेत्र के कहानियों के बारे में बताया जाता है और समाज के मुद्दों के बारे में इसमें से बताया जाता है। किसमें, स्वांग में। कह रहा है इसमें नृत्य, संवाद और गायन का मेल होता है। इसमें जो है ना लोग नाचते भी हैं, बातचीत भी करते हैं और गीत भी गाते हैं, सब चीज इसमें शामिल होता है। किसमें, स्वांग में। अब हमारा नौवां जो आता है वो आता है अंचलिक नाटक। क्या आता है, अंचलिक नाट्य, जो फेमस है बिहार के लिए। कह रहा है कि यह नाटक स्थानीय भाषा और बोलियों में सामाजिक और धार्मिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये नाटक क्या करता है, तो हमारे स्थानीय भाषा जो हम लोग बोलते हैं वही भाषा और बोली में क्या करता है, तो धार्मिक कहानियों को बताता है, सामाजिक कहानियों को बताता है। कौन सा, अंचलिक नाटक, जो बिहार में फेमस है। कह रहा है कि यह जो है इसमें जो है छऊ और झिझिया नृत्य इस क्षेत्र के प्रमुख आकर्षक है। मीन्स अंचलिक नृत्य का जो फेमस नृत्य है वो कौन सा है, छऊ और झिझिया नृत्य। फिर लास्ट हमारा आता है 10वां में कुडियाट्टम। क्या आता है, कुडियाट्टम। ठीक है, जो कहाँ का फेमस है, केरल के लिए फेमस है। कहाँ के लिए, केरल के लिए फेमस है। कह रहा है कि यह जो है प्राचीन संस्कृत नाट्य परंपरा पर आधारित है। ये क्या है, प्राचीन संस्कृत के नाटक परंपरा पर आधारित है। इसमें से संगीत, नृत्य और मुख्य भाव का उपयोग करके कथा को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें से नाच गान भी किया जाता है, गीत गायन भी किया जाता है और मुख्य भाव का भी उपयोग करके कहानी को बताया जाता है। फिर 11वां हमारा आता है रामलीला। क्या आता है, रामलीला, जो फेमस है कहाँ पे, तो उत्तर भारत में। कह रहा है कि यह जो है भगवान राम के जीवन और रामायण की कहानियों पर आधारित है।
रामलीला जो होती है वो किसके बारे में है, तो भगवान राम के जीवन के बारे में, ठीक है, और उनके कहानियों के बारे में जो है ना ये आधारित है। इसमें धार्मिक संवाद, गीत और नृत्य शामिल है, ठीक है, इसमें से नृत्य भी शामिल है, धार्मिक संवाद भी शामिल है और गीत भी शामिल है। कह रहा है इसका उद्देश्य की अगर बात करें, इसका उद्देश्य में कहा गया है कि भगवान राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा देना, ठीक है, इसका उद्देश्य है कि भगवान राम का जो आदर्श जीवन है उससे लोगों को प्रेरणा देना, लोगों को सीख देना, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने इसके लोक नाट्यों को समझ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा कि लोक नाट्यों की विशेषताओं का वर्णन करें। क्या करें, लोक नाट्यों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो कह रहा है लोक नाट्यों की विशेषताओं की बात करें तो पहला इसका विशेषता है स्थानीयता। क्या है, स्थानीयता मीन्स सीधा कह सकते हैं कि यह जो लोक नाटक है वो हमारे स्थानीय भाषा मीन्स आपके अगल बगल के क्षेत्रों वाले भाषा का ही प्रयोग करता है। वही कह रहा है कि लोक नाट्य स्थानीय भाषा, परिधान और संगीत का उपयोग करता है, ठीक है, मीन्स ऐसे भाषाओं का प्रयोग करता है जो हम लोग के क्षेत्र का हो, ऐसे कपड़ों का प्रयोग करता है जो हमारे क्या संस्कृति से जुड़ा हो, ठीक है, ऐसे संगीत का प्रयोग करता है जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हो, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि इसके माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाता है। कह रहा है कि इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी उठाना होता है। किसका उद्देश्य, तो लोकनाट्यों का। तीसरा कह रहा है धार्मिकता और भक्ति, इसका उद्देश्य होता है धार्मिकता बढ़ाना और भक्ति बढ़ाना। कह रहा है कि इसमें धार्मिक कथाओं और भक्ति भाव को प्रमुखता दिया जाता है, ठीक है, इसमें से जो है धार्मिक कथाओं के बारे में बताया जाता है और भक्ति भाव को जो है ना इसमें से दिखाया जाता है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके विशेषताओं को भी समझ गया। अब अंत में हमारा आता है निष्कर्ष। क्या आता है, निष्कर्ष। और निष्कर्ष देखिए इस प्रकार से लिखेंगे कि लोक नाट्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि यह समाज को जोड़ने, शिक्षित करने और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने का एक प्रभावी माध्यम है। क्या कह रहा है कि लोक नाटक की अगर बात करें तो यह जो है ना केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि यह समाज को जोड़ने का कार्य करती है, शिक्षित करने का कार्य करती है और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित में सुरक्षित रखने का एक माध्यम है। क्या, लोक नाटक। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और यदि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें, ठीक है। तो आज की क्वेश्चन हमारा है लोकरंग परंपरा के हिंदी रंगमंच पर प्रभावों की व्याख्या करें। प्रश्न क्या है कि लोकरंग परंपरा जो है उसका हिंदी रंगमंच पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में व्याख्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर लोकरंग परंपरा क्या है, उसके साथ साथ हम लोग को हिंदी रंगमंच के बारे में जानना पड़ेगा। और जब हम लोग इसके बारे में जानेंगे ना तभी हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर लोकरंग परंपरा पर हिंदी रंगमंच का क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं लोकरंग परंपरा का, किसका, लोकरंग परंपरा का, तो एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोकरंग परंपरा का अर्थ होता है लोगों का परंपरा, लोगों का परंपरा या तो लोगों का रीति रिवाज, है ना। और हिंदी रंगमंच का मतलब होता है हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए नाटकों में, इस नाटक जो लिखा जाता है हिंदी भाषा में उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी रंगमंच। अर्थात सबसे पहले लिखेंगे हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि लोक परंपरा का अर्थ है लोगों की परंपरा या तो रीति रिवाज, ठीक है, तथा हिंदी रंगमंच का अर्थ है हिंदी भाषा में प्रस्तुत किए जाने वाले नाटकों और नाट्य प्रस्तुतियों की कला। मीन्स हिंदी रंगमंच का अर्थ क्या होता है, तो हिंदी भाषा में जो नाटक लिखे जाते हैं और नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं उसी को हम लोग हिंदी रंगमंच कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के नाटकों के माध्यम से, किसके, हिंदी भाषा के नाटकों के माध्यम से लोगों के रीति रिवाज को उजागर करना, लोगों के रीति रिवाज और परंपरा को दिखाना ही क्या कहलाता है, तो लोक परंपरा कहलाता है, ठीक है। और यही इसका असली उद्देश्य होता है। आगे लिखेंगे कि लोक परंपरा का हिंदी रंगमंच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। लोकरंग परंपरा का हिंदी रंगमंच पे जो है ना बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। लोकरंग परंपरा से तात्पर्य है लोक नाटकों, गीतों, नृत्यों और कहानियों की परंपरा। लोकरंग परंपरा का क्या अर्थ है, तो लोकरंग परंपरा का अर्थ होता है लोगों का नाटक, लोक नाटक, ठीक है, गीत जो हम लोग का परंपरा वाला गीत है, नृत्य, कहानियों की परंपरा, ठीक है, यही अर्थ होता है लोकरंग परंपरा का। कह रहा है कि जो स्थानीय समाज
और संस्कृतियों के बीच विकसित हुआ। जो कहाँ विकसित हुआ? तो स्थानीय समाज, वहाँ के समाज में और वहाँ के संस्कृतियों में विकसित हुआ। मैं सीधा समझिएगा कि मान लीजिए हम ही हैं, तो हमारे समाज में जिस प्रकार के नाटक लिखे जाते हैं, जिस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जिस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, जिस प्रकार की कहानियों की परंपरा है, उसी को हम लोग लोकरंग परंपरा कहेंगे। क्या कहेंगे? लोकरंग परंपरा कहेंगे। आगे लिखेंगे कि इसमें स्थानीय बोलियों, रीति रिवाज और उत्सवों का समावेश होता है। इसमें क्या होता है? स्थानीय बोलियों, स्थानीय बोली मतलब समझते हैं जो हम लोग बोलते हैं, रीति रिवाज, हम लोगों का रीति रिवाज, और उत्सवों जो हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं, उस सारा का समावेश होता है, सारा का मिलन होता है इसमें, जो समाज के दैनिक जीवन को दर्शाते हैं। जो क्या करता है? समाज के दैनिक जीवन को दर्शाता है। कह रहा है कि जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है ना, निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसका कैसे विस्तार पूर्वक वर्णन हम लोग करेंगे। लिखा पहला इसका वर्णन है कहानी और विषय वस्तु। पहला हम लोग जानेंगे इसकी कहानी को और विषय वस्तु की, आखिर किस प्रकार की इसकी कहानी होती थी और इसका विषय वस्तु क्या होता था। तो लिखेंगे कि लोकरंग में आमतौर पर किसानों, मजदूरों और गांव के लोगों की समस्याएं, संघर्ष और जीवन से जुड़ी कहानियों को दिखाया जाता है। क्या कह रहा है? लोकरंग परंपरा में जो है ना, आमतौर पर किसानों के बारे में बताया जाता है, मजदूरों के बारे में और गांव के जुड़े हुए समस्याओं के बारे में, संघर्ष के बारे में और जीवन से जुड़ी कहानियों के बारे में दिखाया जाता है कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, गांव के किसानों की स्थिति क्या है, मजदूरों की स्थिति क्या है, लोगों का समस्या क्या है, लोग किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, हर चीजों के बारे में इसमें से बताया जाता है। कह रहा है कि हिंदी रंगमंच ने भी इन्हीं विषयों को अपनाया। हिंदी रंगमंच ने भी क्या किया? इन्हीं विषयों को अपनाया, जिससे दर्शकों को अपने जीवन की सच्चाई को देखने का मौका मिला। जिससे क्या हुआ? दर्शक जो है ना, अपने जीवन की सच्चाई को देख पाए कि आखिर हमारा जो समाज है वो किस प्रकार से जीवन जी रहा है, हमारा समाज, हमारा घर, ठीक है, हमारे किसान, हमारे मजदूर किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं, इसके माध्यम से लोग जो है ना जान पाए। ठीक है, फिर देखिए उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में लोक जीवन और सामाजिक सुधार की झलक दिखाई देती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है उसमें से लोक जीवन मीन्स लोगों का जीवन और सामाजिक सुधार की, क्या क्या सामाजिक सुधार है उसका झलक दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। आगे कह रहा है कि हबीब तनवीर ने क्या किया? चरणदास चोर जैसे नाटकों में छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य शैली को अपना करके लोक संस्कृति को प्रमुख स्थान दिया। मीन्स क्या किया कि यहाँ के एक लेखक है जो क्या किया? चरणदास चोर जैसे नाटकों में छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य शैली को अपनाया। मीन्स वो छत्तीसगढ़ के थे, है ना, तो क्या किया? वहां के लोक नृत्य शैली को अपनाया और अपने संस्कृति को क्या दिया? प्रमुख स्थान दिया। आगे इसका दूसरा जो प्रभाव है या तो कह सकते हैं वर्णन है, वो है भाषा का प्रभाव। क्या है? भाषा का प्रभाव। कह रहा है कि लोकरंग परंपरा में क्षेत्रीय बोलियों और सरल भाषा का इस्तेमाल होता है। क्या कह रहा है कि लोकरंग परंपरा जो होता है उसमें से क्षेत्रीय बोलियों और सरल भाषा में एकदम आसान भाषा का इस्तेमाल होता है। हिंदी रंगमंच पर भी इसका प्रभाव पड़ा और हिंदी रंगमंच पर भी क्या हुआ? इसका प्रभाव पड़ा, जहां स्थानीय बोलियों और संवादों का अधिक प्रयोग किया गया। क्या कह रहा है कि जहां पे स्थानीय बोलियों और संवादों का अधिक उपयोग किया गया। स्थानीय बोली में समझ रहे हैं, जो हम लोगों का बोली है, जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसका अधिक उपयोग इसमें से किया गया है। कह रहा ताकि दर्शक सहजता से संवादों को समझ सके और उनसे जुड़ाव महसूस हो सके। और इसका उपयोग इसलिए किया गया ताकि दर्शक जो है, देखने वाला जो है, हम लोगों के भाषा को आसानी से समझ जाए, हम लोगों के बातों को आसानी से समझ जाए। ठीक है, और वे हमसे जुड़ा हुआ महसूस करें कि उनको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये भी जो है हमसे जुड़े हुए हैं। फिर तीसरा इसका वर्णन है लोकगीत और संगीत। इसमें से जो है ना लोकगीतों और संगीतों का भी समावेश होता है। कैसे? तो कह रहा है कि लोक नाटकों में गीत संगीत का बड़ा महत्व होता है। लोक नाटक जो होता है उसमें से गीत संगीत का महत्व होता है। हिंदी रंगमंच में भी इस परंपरा को अपनाया गया और हिंदी रंगमंच ने भी क्या किया? इस परंपरा को अपनाया। कह रहा है जहां कहानियों के बीच में लोकगीत और संगीत का समावेश होता है। जहां पे क्या होता है? कहानियों के बीच में लोकगीत भी गाया जाता है। हम इस कह सकते हैं कि हिंदी नाटक जो है उसमें भी क्या होता है? तो लोकगीत गाया जाता है और संगीत का समावेश होता है, मिलन होता है। और यह ना सिर्फ कहानी को प्रभावी बनाता है बल्कि दर्शकों को मनोरंजन भी करता है। ठीक है, ये जो है ना, जब मान लीजिए अगर कोई मूवी देखते हैं, मूवी में अगर गाना आता है,
ठीक है, तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट और बढ़ा देता है। तो वही कह रहा है कि यह कहानी को सिर्फ प्रभावी ही नहीं बनाता है बल्कि दर्शकों को मनोरंजन भी करवाता है, मींस इंटरेस्ट भी दिलाता है। ठीक है, आगे चौथा इसका जो वर्णन है वो है पात्रों के चरित्र चित्रण में योगदान, कि आखिर इसके जो पात्र होते हैं वो किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं। तो कह रहा है कि लोकरंग परंपरा के पात्र गहरे मानवीय और सामाजिक संदर्भ से जुड़े हुए होते हैं। लोकरंग परंपरा के जो पात्र हैं, में जो कैरेक्टर्स हैं, वे मानवीय और सामाजिक संदर्भों से जुड़े हुए होते हैं। हिंदी रंगमंच ने इसी परंपरा को अपना करके अपने नाट्य कला को समृद्ध किया। उसके साथ साथ क्या हुआ, हिंदी रंगमंच ने भी यही परंपरा को अपनाया और अपनी नाट्य कला को क्या किया, फेमस किया। ठीक है, आगे कह रहा है कि राजा, रानी, किसान, साहूकार, पंडित जैसे चरित्रों को आमजन की भावनाओं से जोड़ा गया। ये सब जो कैरेक्टर्स हैं उसको आमजन मतलब आम जनता की भावनाओं से जोड़ा गया ये कहानियों में। आगे कह रहा है कि व्यंग, हास्य और नाटकीयता के माध्यम से ये पात्र दर्शकों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए व्यंग मतलब क्या होता है, नाटक हो गया, हास्य कविता हो गया, मीन्स हंसने वाला नाटक हो गया, है ना। और नाटकीयता के माध्यम से क्या होता है, ये पात्र जो होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो दर्शकों से क्या करते हैं, सीधा संवाद करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई नाटक हो रहा है तो नाटक में वहां पे लोग रहेगा कि नहीं रहेगा, और जब लोग रहेगा तो वो क्या कर सकते हैं, लोगों से संवाद कर सकते हैं, सामने से बातचीत कर सकते हैं, है ना। फिर छठा इसका जो वर्णन है उसमें कहा गया है कि नृत्य और शारीरिक भाषा, इसमें से नृत्य का भी उपयोग किया गया और शारीरिक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। कैसे, तो कह रहा है कि लोकरंग परंपरा में नृत्य और शारीरिक अभिनय का विशेष महत्व होता है और हिंदी रंगमंच ने भी इस शारीरिक अभिनय और नृत्य की शैली को अपना करके अपनी प्रस्तुतियों को जीवंत और रोचक बनाया। मीन्स हमारा जो लोकरंग परंपरा है उसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया गया, किसमें, तो हिंदी रंगमंच में, है ना। सातवां कहा गया है कि समुदाय से जुड़ा, मतलब कह सकते हैं कि यह जो होता है वो हमारे समुदाय से भी जुड़ा हुआ होता है। लोकरंग परंपरा का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें शिक्षित करना और जागरूक करना होता है। ठीक है, कि जब अगर हम लोग बात करते हैं लोकरंग परंपरा का, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का मनोरंजन करवाना और साथ ही साथ उन्हें शिक्षित और जागरूक करना। उसी प्रकार से हिंदी रंगमंच ने भी जो है ना, हिंदी रंगमंच पर भी इसका प्रभाव देखा गया, जहां सामाजिक मुद्दों और सुधारों को मंच के माध्यम से पेश किया गया। ठीक है, जहां पे क्या किया गया, तो सामाजिक मुद्दों को और सामाजिक सुधारों को जो है ना मंच के माध्यम से बताया गया। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को डिटेल से समझ गया। अब बात आती है इसका निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि लोकरंग परंपरा ने हिंदी रंगमंच को सरल, जीवंत और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं कह सकते हैं कि लोकरंग परंपरा जो है उसने क्या किया, तो हिंदी रंगमंच को सरल बनाया, आसान बनाया, ठीक है, और प्रभावी बनाया, मीन्स फेमस किया। कह रहा है कि यह परंपरा न केवल नाटकों के विषयों, भाषा और प्रस्तुति शैली को प्रभावित करती है बल्कि दर्शकों के साथ उनके जुड़ाव को भी मजबूत बनाती है। ठीक है, कि यह जो परंपरा है वो सिर्फ नाटक को ही फेमस नहीं करता है, नाटक को ही बढ़िया नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, ये दर्शकों के साथ में उसके अनुभवों को जोड़ता है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का परिचय प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न क्या है कि नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का परिचय प्रस्तुत करिए, कि बताइए कि आखिर किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद एक नाटककार है ना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बात किया जाए जयशंकर प्रसाद का, इसका जयशंकर प्रसाद की अगर बात किया जाए तो ये जो है ना हिंदी नाटक के बैकबोन के समान है। इसके हिंदी नाटक के बैकबोन मतलब जानते हैं, रीढ़ की हड्डी के समान है। बिना इनके हिंदी नाटक का विकास संभव नहीं था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जयशंकर प्रसाद कौन है, क्योंकि बिना जयशंकर प्रसाद को जाने हुए इसके जीवन परिचय के बारे में जानना कठिन होगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे इनके परिचय को। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है ना वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ। ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्या पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। कहां हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। कहां पे, वाराणसी में हुआ था, जो अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कह रहा वे एक संपन्न एवं सुखी परिवार से थे। वे मतलब कौन,
जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद एक संपन्न एवं सुखी परिवार से थे, उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं था। कह रहा है उनका झुकाव बचपन से ही साहित्य और कला की ओर था। मीन्स वो हमेशा से किसमें इंटरेस्टेड रहे, तो साहित्य और कला में जो है ना हमेशा वो इंटरेस्टेड रहे थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। कह रहा है कि उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक सभी विद्याओं में रचना किया है, लेकिन उनके नाटक विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। क्या कह रहा है कि उन्होंने मीन्स जयशंकर प्रसाद ने सभी में कार्य किया है, जैसे कविता भी उन्होंने लिखा है, कहानी भी उन्होंने लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखा है, लेकिन इन चारों में से सबसे फेमस जो हुआ वो क्या हुआ? नाटक हुआ। मीन्स उनका नाटक जो है वो प्रसिद्ध हुआ और ये तीनों जो है वो प्रसिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इसके परिचय को लिख देंगे। अब देखिए कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद की अगर बात किया जाए तो लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान लेखक, कवि और नाटककार थे। क्या कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद है जो है ना वो हिंदी साहित्य के महान लेखक थे, कवि थे और नाटककार भी थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो कहना है आपको कि उन्हें जो है ना आधुनिक हिंदी के या तो आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि नाटककार के रूप में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नाटकों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों की झलक मिलती है। क्या कह रहा है कि नाटककार के रूप में उनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उनके नाटकों में जो है ना हम लोगों को भारत की संस्कृति दिखती है, भारत का इतिहास पता चलता है और भारत का सामाजिक समाज कैसा है उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। कह रहा उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता को दिखाते हुए देशभक्ति, मानवीय मूल्यों और नारी के सम्मान को प्रमुखता दिया। क्या कह रहा है? उन्होंने अपने नाटक के जरिए भारत के संस्कृति को दिखाया कि किस प्रकार से हमारा भारतीय संस्कृति महान है। उसके साथ साथ इन्होंने देशभक्ति का भी प्रतीक दिखाया और मानवीय मूल्यों के साथ साथ नारी का भी सम्मान किया। किन्होंने? तो जयशंकर प्रसाद ने। तो इस प्रकार से हम लोग परिचय में लिखेंगे और परिचय को समाप्त करेंगे। अब यहां पे बातें आती है कि उनके नाट्य कला की विशेषताएं, कि उनका जो नाटक कला था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषताएं है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मीन्स उनका जो पृष्ठभूमि रहा है, उन्होंने जो नाटक रचा है, ठीक है, वो इतिहास पे भी रचा है। वही कह रहा है कि उनका अधिकांश नाटक जो है भारतीय इतिहास पर आधारित है। उनका अधिकांश नाटक जो है मीन्स अधिक नाटक जो है वो किस पे आधारित है? भारत के इतिहास पर आधारित है। वे ऐतिहासिक घटनाओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। वे क्या करते हैं? हमारे इतिहास को जो है ना रचनात्मक रूप से मीन्स कह सकते हैं नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरा इनका विशेषता है कि वे देशभक्ति और आदर्शवाद जो है ना दिखाते हैं। किसके जरिए? तो अपने नाटक के जरिए। कह रहा है उनके नाटकों में देशभक्ति और मानवता के आदर्श को बल मिलता है। क्या कह रहा है? उनके नाटकों से जो है ना लोगों को देशभक्ति और मानवता का प्रतीक मिलता है। फिर तीसरा इनका विशेषता था नारी चरित्र। क्या? नारी चरित्र मीन्स ये अपने नाटकों में जो है ना सशक्त, स्वाभिमानी और समाज का आदर्श के रूप में दिखाए हैं। कौन? तो जयशंकर प्रसाद कहा गया कि उनके नाटकों में नारियों को जो है वो सशक्त मीन्स मजबूती दिखाया गया है कि वो लोग मजबूत हैं, स्वाभिमान, ठीक है, और समाज के आदर्श के रूप में दिखाया गया है। किनको? नारी को, है ना। उन्होंने बताया कि नारी के बिना हमारा समाज जो है वो चलना असंभव है, हमारा राष्ट्र का विकास क्या है? असंभव है। किन्होंने कहा? तो जयशंकर प्रसाद ने, है ना। फिर चौथा इनका विशेषता है सौंदर्यपूर्ण भाषा। उन्होंने इसमें जो भाषा का प्रयोग किया वो बड़ा ही सौंदर्य था, मीन्स सरल भाषा था। कह रहा है कि उनकी भाषा सरल, शुद्ध और काव्यमय है, जिससे उनके नाटक अत्यंत प्रभावशाली बन जाते हैं। क्या कह रहा है? कि उनकी जो भाषा है वो एकदम सरल मीन्स आसान होती थी और शुद्ध होती थी, जिसके कारण से लोग जो है ना उसकी बातों को तुरंत समझ जाते थे, उनके नाटक को तुरंत समझ जाते थे। फिर इसका पांचवा जो विशेषता है वो क्या है? संस्कृति और परंपरा। ये अपने नाटकों के जरिए संस्कृति और परंपरा को भी संरक्षण किए थे। कैसे? तो कह रहा है कि उनके नाटक भारतीय संस्कृति और परंपराओं को उजागर करते हैं। किनके नाटक?
तो जयशंकर प्रसाद के नाटक जो है भारतीय संस्कृति को दिखाते हैं और भारत के परंपराओं को उजागर करते हैं कि आखिर भारत का परंपरा कैसा है ना, भारत की संस्कृति क्या है, हर चीजों के बारे में हम लोग को कहां से पता चलता है, तो उनके नाटक से पता चलता है। तो ये हम लोग जान गए कि आखिर उनके नाट्य कला की क्या क्या विशेषताएं थी। अब हमारा प्रश्न है कि चलिए हमको बताइए कि जयशंकर प्रसाद के आखिर कौन से प्रमुख नाटक हैं। क्या बताना है कि जयशंकर प्रसाद के आखिर कौन से प्रमुख नाटक हैं। तो देखिए, पहला उन्होंने जो नाटक रचा था वो किस पे रचा था, तो स्कंदगुप्त के, मतलब प्रमुख नाटक, ठीक है। तो पहला उन्होंने स्कंदगुप्त का नाटक किया था, जिसमें कहा जाता है कि यह नाटक जो है गुप्त काल के महान योद्धा स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। यह जो नाटक था वो किस पे आधारित था, तो गुप्त काल के महान योद्धा, इसका नाम क्या था, स्कंदगुप्त, उसके जीवन चरित्र के बारे में इन्होंने बताया था, जिसमें से उनकी वीरता और देशभक्ति का वर्णन किया गया था। इसमें से उन्होंने क्या बताया था, तो उनकी वीरता के बारे में और उनकी देशभक्ति के बारे में लोगों को बताया था। मैं नाटक किया था, ठीक है, कि मैं कौन हूं, स्कंदगुप्त हूं, ठीक है, और उसके जरिए उनकी वीरता को और देशभक्ति को बताया गया था कि किस प्रकार से उन्होंने अपने देशभक्ति दिखाया था। फिर देखिए, उन्होंने दूसरा जो नाटक किया वो चंद्रगुप्त के जीवन पे किया। किस पे, चंद्रगुप्त के जीवन पे। कहा जाता है कि इस नाटक में भारतीय इतिहास के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को प्रस्तुत किया गया। इस नाटक में क्या किया गया, तो भारतीय इतिहास के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को प्रस्तुत किया गया, उनके जीवन चित्रण का प्रस्तुत किया गया। कहा जाता है कि यह नाटक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पर आधारित है। यह जो नाटक है वो किस पर आधारित है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जीवनी पे जो है ना ये कहानी आधारित था। कह रहा है कि इसमें जो है चाणक्य के ज्ञान और नीति का भी वर्णन किया गया है। इसमें जो है ना किसके बारे में बताया गया है, तो चाणक्य के ज्ञान के बारे में बताया गया है और चाणक्य के नीतियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। फिर देखिए, इनका तीसरा जो रचना था वो किस पे था, ध्रुव स्वामिनी पे। किस पे, ध्रुव स्वामिनी। कह रहा है कि यह नाटक नारी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को प्रस्तुत करता है। यह जो नाटक है वो नारियों के आत्मसम्मान, इसमें बताए थे कि नारी भी जो है हम लोगों के समान है, जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार स्त्रियों का भी है। इसमें नारी को एक मजबूत और आदर्श के रूप में दिखाया गया। इसमें से जो है ना नारी को एक मजबूत में सशक्त और आदर्श के रूप में दिखाया गया था। किसके कहानी में, तो जयशंकर प्रसाद के नाटक में, है ना। फिर चौथा इनका जो नाटक था वो क्या था, अजात शत्रु का नाटक था। किसका, अजात शत्रु का जीवन इन्होंने नाटक किया था जीवन पे। कह रहा है कि इस नाटक में गौतम बुद्ध के समय के समाज और राजनीति का चित्रण किया गया है। इसमें जो है किसका वर्णन किया गया है, तो गौतम बुद्ध के समय वहां का समाज कैसा था और वहां का राजनीति कैसा था उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहां तक हम लोगों ने इसके प्रमुख नाटक को भी समझ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि बताइए कि इनके नाटक का महत्व क्या है, इनके जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है उसका क्या महत्व है ना। तो यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है कि इनके नाटक का महत्व, कि आखिर जयशंकर प्रसाद के नाटक का महत्व क्या है। तो कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि ये समाज को दिशा देने वाले और प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। क्या कहा गया कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उसे केवल मनोरंजन ही नहीं देता है, सिर्फ एंजॉय ही नहीं करता उससे लोग, ठीक है, बल्कि ये क्या करता है, तो समाज को सही दिशा दिखाता है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया कि भारतीय इतिहास के एक क्या है, तो महत्वपूर्ण शासक थे, है ना। तो उसके जीवन के परिचय के बारे में बताया गया। तो इससे क्या होता है, लोगों को सीख मिलता है कि वो वीर योद्धा थे, तो कैसे वो कार्य करते थे, हर चीज के बारे में लोग सीखते हैं। आगे कहा गया कि इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्या कह रहा है कि उन्होंने अपने नाटकों के जरिए साहित्य को, हिंदी साहित्य को जो है ना एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। किसने, तो जयशंकर प्रसाद ने। कह रहा है कि उनके नाटक आज भी पाठकों और दर्शकों को आकर्षित करते हैं, कि उनका जो नाटक रहा है, जयशंकर प्रसाद का जो नाटक रहा है वो आज भी पाठकों में जो पढ़ने वाले हैं और जो दर्शक है, जो देखने वाले हैं, उसको आज भी क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, मतलब आकर्षित करता है।
अब अंत में आता है निष्कर्ष। क्या आता है? निष्कर्ष। और निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेजर 6 हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे चैनल पे आपको करवाया जाएगा। इसके पहले कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग उसको देख सकते हो। उसके साथ साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई प्रश्न है उसको मैं कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, बाकी मेजर 7 मेजर 8 की भी तैयारी आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा और जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं उसकी भी तैयारी आपको मेरे चैनल पे बड़े आसान शब्दों में मिलेगा। तो अंत में आपको लिखना है निष्कर्ष। क्या लिखना है? निष्कर्ष। और निष्कर्ष में लिखिएगा इस प्रकार से कि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को विश्व स्तरीय पहचान दिलाया। क्या कह रहा है? कि जयशंकर प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को क्या किया? विश्व स्तर पे पहचान दिलाया, मतलब पूरा विश्व में पहचान दिलाया। उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति, इतिहास और साहित्य की धरोहर है। में से उनकी रचनाएं के माध्यम से हम लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है, भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, भारत के साहित्य के बारे में पता चलता है। कह रहा है कि एक नाटककार के रूप में वे आज भी प्रासंगिक हैं और प्रेरणादायक हैं। मीन्स वे एक ऐसे नाटककार हैं जिनसे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जिसमें एक नहीं 4 क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं? तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक पर क्या करिए? विचार कीजिए। उसी को आपको घुमा के पूछ सकता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पे चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। या तो फिर पूछ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त है, इस पर विचार कीजिए। अथवा मैं आपको पूछ सकता है यही क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के मूल समस्या पर विचार कीजिए। तो ये चारों में से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही आंसर लिखना है जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए, अगर ये नाटक की बात करते हैं तो ये नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। और ये जो है ना, जयशंकर प्रसाद का लास्ट नाटक माना जाता है। किसका? जयशंकर प्रसाद का ये अंतिम नाटक माना जाता है जिसमें से जयशंकर प्रसाद ने स्त्री के समस्याओं के बारे में बताया है, स्त्री के ऊपर कौन से समस्याएं बीतती है उसके बारे में बताया है ना। उसके साथ साथ ये जो कहानी है वो गुप्त काल के तथ्यों पर आधारित है। किस पे? गुप्त काल के तथ्यों पर आधारित है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये नाटक में जयशंकर प्रसाद ने क्या क्या बातें कही है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे दोस्तों? परिचय लिखेंगे। परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक घटना है। क्या कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी जो है ना, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित में से लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें से स्त्री के सम्मान के बारे में, स्त्रियों के स्वाभिमान के बारे में और प्रेम की गहरी भावना को दर्शाया गया है। स्त्री के स्वाभिमान क्या है, स्त्री का क्या सम्मान है, उसके बारे में चर्चा किया गया, उसके भावनाओं को दर्शाया गया है। किसमें? ध्रुव स्वामिनी में। कहा जाता है कि ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक लिखा गया ये कब, ये प्रकाशन में कब है, कब छपा? ये तो 1933 ईस्वी में छपा। कब? 1933 ईस्वी में छपा। कहा जाता है कि इस नाटक की मुख्य कथा गुप्तकालीन इतिहास पर आधारित है। क्या कह रहा है कि ये जो नाटक है वो किस पे आधारित है? तो गुप्त काल के इतिहास पर जो है ना ये कहानी आधारित है। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये जो कहानी है, ये जो नाटक है उसका संक्षेप क्या है। ये कहानी को हम लोग छोटे से कहानी के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है ध्रुव स्वामिनी नाटक का सारांश। क्या लिखा हुआ है? ध्रुव स्वामिनी नाटक का सारांश में छोटे से वाक्य के जरिए, छोटे से कहानी के जरिए हम लोग ये नाटक को समझने का प्रयास करते हैं। और ये नाटक को अगर समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा मान, है ना। देखिए कहा जाता है कि ध्रुव स्वामिनी गुप्त काल की एक रानी है। ध्रुव स्वामिनी कौन है? गुप्त काल की एक रानी है जिसकी विवाह जो है, जिसका शादी जो है वो किसके साथ हुआ था? तो सम्राट रामगुप्त के साथ। किसके साथ? सम्राट रामगुप्त के साथ में इसका विवाह हुआ था। लेकिन कहा जाता है ना कि रामगुप्त जो है वो कमजोर और लालची स्वभाव का था। रामगुप्त कैसा था? कमजोर शासक था। वो राजा तो था लेकिन बिल्कुल भी कमजोर था, है ना। उसके साथ साथ वो लालची स्वभाव का भी था।
आगे बताया जाता है कि जब शक राजा शकराज राज्य पर आक्रमण करता है, मीन्स कह सकते हैं कि जब शक राजा रामगुप्त के साम्राज्य पे आक्रमण करता है ना, तो रामगुप्त उसे हराने में असमर्थ होता है। मीन्स कह रहा है ना कि जब शक राजा शकराज जो है रामगुप्त के साम्राज्य पे आक्रमण करता है तो रामगुप्त जो है उसको हरा नहीं पाता है, ठीक है। और जब हरा नहीं पाता है तो बात आती है किसका, समझौता का। वही कह रहा है कि और संधि के लिए अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शक राजा के हवाले करने का निर्णय लेता है। और संधि में कहा गया कि मैं अपनी पत्नी, मीन्स राजा कहता है, कौन, रामगुप्त कहता है कि मैं अपनी पत्नी को आपके हवाले कर दूंगा, है ना। देखिए तब क्या होता है कि तब ध्रुवस्वामिनी इस अपमानजनक निर्णय को स्वीकार नहीं करती है और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आवाज उठाती है, ठीक है। तब जो है ध्रुवस्वामिनी क्या कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं, है ना। और वो क्या करती है, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो है ना आवाज उठाना चालू कर देती है, ठीक है। कह रहा है कि इस दौरान रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी की साहस और चरित्र से प्रभावित होकर के उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त देखता है कि ध्रुवस्वामिनी कठिनाई में है तो चंद्रगुप्त क्या करता है, उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, उसकी रक्षा करने के लिए आगे आता है, ठीक है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त न केवल ध्रुवस्वामिनी को बचाता है बल्कि विक्रमादित्य को हरा करके गुप्त साम्राज्य का राजा बनता है। क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त जो है ना सिर्फ ध्रुवस्वामिनी को ही नहीं बचाता है बल्कि शक राजा जो था, शकराज, यहाँ पे विक्रमादित्य हो गया, ठीक है, वहां पे शकराज को जो है ना वो हरा करके क्या करता है, गुप्त साम्राज्य का राजा भी बनता है। कौन, तो चंद्रगुप्त, है ना। कहा जाता है कि ध्रुवस्वामिनी जो चंद्रगुप्त के साहस और प्रेम को समझती है वो अंत में उसके साथ विवाह करती है। क्या कह रहा है कि जब चंद्रगुप्त ने क्या किया, उनको बचाया, तो ध्रुवस्वामिनी जो है वो चंद्रगुप्त से प्रेम करने लगी, ठीक है, उनके साहस से प्रेम करने लगी, है ना। और अंत में जो है वो उसके साथ जो है विवाह कर लेती है, किसके साथ में, चंद्रगुप्त के साथ में विवाह कर लेती है। तो कह रहा है कि यह नाटक स्त्री के सम्मान, आत्मसम्मान और साहस की विजय की कहानी है। क्या कह रहा है कि यह जो कहानी है, यह जो नाटक है वो स्त्री के आत्मसम्मान और साहस की विजय की कहानी है, ठीक है। तो ये सारांश था, ये कहानी था, छोटे से शब्दों में हम लोगों ने छोटे से कहानी के जरिए ये पूरे कहानी को खत्म कर लिया। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि चरित्र चित्रण, कि आखिर इसमें से कौन कौन हैं, ये कहानी में, ये नाटक में कौन कौन व्यक्ति आए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में चरित्रों को बहुत सजीव और स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया। सजीव मतलब समझ रहे हैं, इसमें व्यक्ति लोग हैं, ठीक है, इसमें सचमुच का व्यक्ति है। तो पहला इसमें जो व्यक्ति है वो कौन है, ध्रुवस्वामिनी। कौन है, ध्रुवस्वामिनी। तो मैंने आपको बताया कि ध्रुवस्वामिनी कौन थी, तो वही कह रहा है कि नाटक की मुख्य पात्र मींस हीरोइन कह सकते हैं, कौन थी, तो एक साहसी महिला जिसका नाम था ध्रुवस्वामिनी। कह रहा है कि वह जो है स्वयं को वस्तु की तरह दूसरे व्यक्ति को सौंपे जाने का विरोध करती है। कौन, ध्रुवस्वामिनी जो है क्या करती है, विरोध करती है। कब, जब रामगुप्त जो है अपनी पत्नी को दूसरों को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, तब ध्रुवस्वामिनी जो है इसका विरोध करती है ना। फिर दूसरा इसका पात्र जो है वो कौन है, चंद्रगुप्त। कौन है, चंद्रगुप्त। कहा जाता है कि यह एक ऐसा योद्धा और नायक है जो ध्रुवस्वामिनी के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसा योद्धा है, एक ऐसा नायक है, मीन्स ऐसा हीरो था जो क्या करता है, ध्रुवस्वामिनी के स्वाभिमान के लिए और उसके आजादी के लिए जो है ना लड़ाई लड़ता है ना। फिर तीसरा हमारा पात्र है, मीन्स कैरेक्टर है रामगुप्त। कौन है, रामगुप्त, जो कौन था, ध्रुवस्वामिनी के पति था, ठीक है। कह रहा है कि यह एक कमजोर और स्वार्थी राजा था जो ध्रुवस्वामिनी की भावनाओं को समझने में असमर्थ है, जो क्या करता है, ध्रुवस्वामिनी के भावनाओं को नहीं समझता है ना। तो यहां तक हम लोगों ने इसके पात्रों को भी समझ लिया। अब देखिए बातें यहां पे आती है कि ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कहा जाता है कि नाटक के माध्यम से लेखक यह संदेश देते हैं कि राष्ट्र का कुशलतापूर्वक संचालन रामगुप्त जैसे कायर नहीं बल्कि चंद्रगुप्त जैसे सबल शासक ही कर सकता है। क्या कहा गया, ये नाटक के माध्यम से लेखक जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, उसका जो है ना कुशलतापूर्वक से संचालन जो है वो कौन कर सकता है, तो रामगुप्त जैसे शासक नहीं कर सकता है। क्योंकि रामगुप्त कैसा था, कायर था, डरपोक था,
बल्कि कौन कर सकता है? तो चंद्रगुप्त जैसा सबल शासक में मजबूत शासक जो है, शक्तिशाली शासक जो है, क्या कर सकता है? कोई भी राष्ट्र का, कोई भी देश का संचालन कर सकता है। उसके साथ साथ यहां पर कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से नारी की उन समस्याओं का चित्रण भी किया गया जिनसे भारतीय समाज प्राचीन काल से लेकर के आज तक जूझता रहा है। क्या कह रहा है कि ये नाटक के जरिए लेखक ने नारियों की उन समस्याओं का भी चित्रण किया है, नारियों की उन समस्याओं के बारे में भी बताया है जिनसे भारतीय समाज जो है ना प्राचीन मीन्स पुराने समय से जो है जूझते आ रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसमें जो है बताया गया कि नारी को अपनी भोग विलास की वस्तु समझना, अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करना, उसकी हृदय की भावनाओं को कुचल कर उसके विभिन्न बंधनों को बांधना, यहां तक कि शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए उसका इच्छाओं का अनदेखा कर देना, आदि ऐसे कुछ समस्याएं हैं जो इस नाटक में उठाया गया। मिस कह सकते हैं यहां पे जो है ना नारियों के समस्याओं के बारे में बातें की गई है ना। फिर कह रहा है कि नाटक के अंत में लोकतांत्रिक मूल्यों को भी दिखाया गया है जहां जनता स्वयं आयोग शासक को हटाने का निर्णय लेती है। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पे जो है ना लोकतांत्रिक तरीकों का भी जिक्र किया गया है जिसमें से अंत में क्या होता है, तो जनता जो है ना स्वयं जो है आयोग शासक को हटाने का निर्णय लेती है। तो वो आयोग शासक कौन था? तो रामगुप्त था। आगे कह रहा है कि इस नाटक में नारी के पुनर्विवाह की समस्या को भी उठाया जाता है। इसमें किसको कौन समस्या उठाया जाता है? तो नारी की जो पुनर्विवाह मीन्स नारी क्या पुनर्विवाह कर सकती है, ये समस्याओं को भी उठाया गया है। तो ये जो था ये कहानी का उद्देश्य था। अब हम लोग समझते हैं ये कहानी को स्टार्टिंग से, है ना। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, हम लोग जानेंगे इसके पृष्ठभूमि को। क्या जानेंगे? पृष्ठभूमि को, और एक एक करके इसको हम लोग समझते जाएंगे, है ना। कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी गुप्तकालीन भारत की कहानी पर आधारित है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो किस पे आधारित है? तो गुप्तकालीन भारत की कहानी पर जो है ना आधारित है। कह रहा है कि इसमें नारी के आत्मसम्मान, उसके अधिकार और उसके स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया है? तो नारियों के आत्मसम्मान, उसके अधिकार और उसके स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। कह रहा है कि यह जो नाटक है उस समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देता है जब स्त्रियों को केवल पुरुषों की संपत्ति माना जाता था। इस कारण यह जो नाटक है ना उस चीजों के बारे में बताता है जब लोग समझते थे कि स्त्रियां जो है वो क्या है, केवल पुरुषों की संपत्ति है, में जैसे पुरुष कहेंगे वैसे स्त्री करेगी। ठीक है, उसके बारे में यहां पे जिक्र किया गया है। अब देखिए यहां पे कहा गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का विस्तृत वर्णन, यहां पे जो है ये नाटक का विस्तृत वर्णन किया गया है। कह रहा है कि नाटक की शुरुआत गुप्त साम्राज्य से होती है। ये जो नाटक है उसकी शुरुआत कहां से होती है? गुप्त साम्राज्य से होती है, जहां पे रामगुप्त राजा है। जहां पे राजा कौन है? तो रामगुप्त जो था वो राजा था। कह रहा है कि वह एक कमजोर और स्वार्थी शासक है। रामगुप्त अपनी सुरक्षा और साम्राज्य की रक्षा के लिए मालव राज के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाता है। मीन्स यहाँ पे शक राजा के सामने क्या हो जाएगा? शक राजा के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ साथ वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भी मालव राज में शक राजा को सौंपने के लिए सहमत हो जाता है। ठीक है, वो जो अपनी पत्नी को भी ध्रुव स्वामिनी मतलब वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भी उसको सौंप देता है। ठीक है, वहीं से इनकी पत्नी जो है मीन्स ध्रुव स्वामिनी जो है इसका विरोध जताती है ना। अब देखिए वही कहा गया है कि ध्रुव स्वामिनी का विरोध, ठीक है, कह रहा कि ध्रुव स्वामिनी इस निर्णय का विरोध करती है। वह अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने का फैसला करती है और रामगुप्त की कायरता को चुनौती देती है। कौन? ध्रुव स्वामिनी। कहा जाता है कि यह नाटक एक नारी के आत्मसम्मान और समाज में उसकी भूमिका पर सवाल खड़ा करता है ना। यहां पे ध्रुव स्वामिनी कहती है कि नहीं, मैं ये निर्णय को नहीं मानूंगी, और वो जो है उसका विरोध करती है। आगे कहा गया है कि इसमें से जो है अब किसका प्रवेश होता है? चंद्रगुप्त का। किसका? चंद्रगुप्त का। जब ध्रुव स्वामिनी उसका विरोध करती है तो चंद्रगुप्त देखता है कि ध्रुव स्वामिनी पे क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, और चंद्रगुप्त जो है उसका साथ देने के लिए पहुंच जाता है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त जो कौन था? रामगुप्त का छोटा भाई था। वो क्या करता है? ध्रुव स्वामिनी के साहस और स्वाभिमान से प्रभावित होता है। वह अपने भाई का निर्णय का विरोध करता है। वो जो है ना अपने भाई के निर्णय का विरोध करता है, क्योंकि उसके भाई कौन था? रामगुप्त। और उसी ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी को तुम्हें सौंप देता हूं, मिस मालव राज को, जो शक राजा था, है ना।
कह रहा है कि चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी के सम्मान की रक्षा करने के लिए आगे आता है। कौन? चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे कह रहा है कि संघर्ष और समाधान। अब यहाँ पे क्या होता है? संघर्ष होता है, लड़ाई होता है। वही कह रहा है कि चंद्रगुप्त जो है मालवराज में शक राजा से युद्ध करता है और विजयी होता है। कौन? चंद्रगुप्त जो है शक राजा से युद्ध करता है और क्या हो जाता है? विजय हो जाता है, में जीत जाता है। कह रहा है कि रामगुप्त के स्वार्थ और कायरता के कारण राज्य की जनता और राज परिवार उसका विरोध करने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि रामगुप्त के स्वार्थ को देख करके और उसकी कायरता को देख करके जो है ना वहां की जनता और उसका राज परिवार जो है ना उसको विरोध करने लगते हैं और अंततः क्या होता है? रामगुप्त को जो है वो गद्दी छोड़नी पड़ती है। किसको? रामगुप्त को जो है गद्दी छोड़नी पड़ती है और वहां का राजा जो वो कौन बन जाता है? चंद्रगुप्त बन जाता है। कौन बन जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहा गया कि ध्रुवस्वामिनी का नारी सम्मान। क्या कहा गया? ध्रुवस्वामिनी का नारी सम्मान। कह रहा है कि चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। अब क्या होता है? चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी जो है ना एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। लेकिन यह संबंध केवल प्रेम पर आधारित नहीं बल्कि आपसी सम्मान और साहस पर टिका होता है। ध्रुवस्वामिनी अपने आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा करने में सफल होती है। क्या कह रहा है? कि ध्रुवस्वामिनी जो है ना अपने आत्मसम्मान को बचाने में जो है ना क्या होती है? सफल होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहा गया क्या कि चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। या आकर्षित नहीं होते हैं। होता है क्या कि चंद्रगुप्त जो है ना वो रामगुप्त का छोटा भाई होता है, लेकिन रामगुप्त क्या करता है? ध्रुवस्वामिनी से जबरदस्ती विवाह कर लेता है। जो ध्रुवस्वामिनी जो है वो किससे प्रेम करती थी? पहले जो है ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन रामगुप्त क्या करता है? ध्रुवस्वामिनी से जबरदस्ती विवाह कर लेता है और चंद्रगुप्त जो है फिर कुछ कह पाता नहीं है। और जब अंततः क्या होता है? रामगुप्त कायर साबित हो जाता है तो चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी जो है पुनः क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं, है ना। अब देखिए इसका मुख्य विचार क्या क्या है? तो कह रहा मुख्य विचार जो है ना, पहला मुख्य विचार है नारी स्वाभिमान। क्या है? नारी स्वाभिमान। कह रहा है कि नाटक का मूल उद्देश्य जो था, संदेश जो था, यह था कि स्त्री केवल किसी की संपत्ति नहीं है, उसकी भी अपनी इच्छाएं होती है ना। और वो भी क्या है? अपनी इच्छाओं और अधिकारों के अनुसार जीवन जीने का हक है। किसको? स्त्री को। ठीक है, दूसरा कहा गया कि राजनीतिक और सामाजिक आलोचना, है ना। मिस कह रहा है कि नाटक में तत्कालिक समाज की कमजोरियों और राजनीतिक ढांचे की आलोचना किया गया। ये नाटक में हम लोगों के समाज की कमजोरियों के बारे में जो है ना आलोचना किया गया, बुराई किया गया। ठीक है, फिर देखिए इससे हमारा सामाजिक संदेश क्या मिलता है? तो कह रहा है कि नाटक में नारी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान का मुद्दा उठाया गया। ये नाटक में नारियों के स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के बारे में मुद्दा उठाया गया। यह दिखाया गया कि स्त्री जो है ना केवल पुरुष की संपत्ति नहीं है बल्कि उसे अपने जीवन का निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। ये किसमें दिखाया गया? तो ये नाटक में दिखाया गया। आगे फिर कहा गया कि चंद्रगुप्त को ध्रुवस्वामिनी का नाटक साबित किया गया। इसमें से जो है चंद्रगुप्त को ध्रुवस्वामिनी का नाटक, नायक मतलब क्या होता है? हीरो साबित किया गया। क्यों? तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त को ध्रुवस्वामिनी नाटक का नायक कहा गया क्योंकि वह जो है वीर था। ठीक है, उसमें जो है वीरता का प्रतीक दिखाया था, वो पराक्रम दिखाया था और मानवीय गुणों से वो युक्त था। कौन? चंद्रगुप्त। ठीक है, क्योंकि उसने ध्रुवस्वामिनी के आत्मसम्मान की रक्षा किया था, है ना। अब बारी आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में कहा गया है कि ध्रुवस्वामिनी एक प्रेरणादायक कृति है जो पाठकों को न केवल नारी स्वाभिमान की महत्वता सिखाती है बल्कि समाज में स्त्रियों के प्रति नजरिए में बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करती है। हम इस कह सकते हैं कि ध्रुवस्वामिनी जो है ना हम लोगों के लिए प्रेरणादायक क्या है? एक नाटक है जिसमें से पाठकों को बताया जाता है कि आखिर नारी की क्या महत्व है। ठीक है, नारियों को भी स्वतंत्र जीवन जीने का क्या है? हक है। ये किसमें बताया जाता है? तो ध्रुवस्वामिनी नाटक में बताया जाता है। तो उम्मीद कर दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जिसमें एक नहीं 4 प्रश्न शामिल होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि दीपदान एकांकिकी की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखें। यही प्रश्न आपको घुमा के इस प्रकार से पूछ सकता है कि दीपदान में पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण कीजिए, दीपदान में बाणवीर का चरित्र चित्रण कीजिए तथा दीपदान में संरचना शिल्प का विवरण प्रस्तुत करिए, है ना। एक ही प्रश्न है, यही प्रश्न है, उसको घुमा करके आपको इस प्रकार से पूछ सकता है। मैं सीधा समझिएगा कि यहाँ पे जो है
आपको ये कहानी समझना पड़ेगा कि आखिर दीपदान एकांकिकी क्या है। अगर आप ये कहानी समझ जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि दीपदान एकांकिकी, तो आखिर एकांकी मतलब क्या होता है ना। तो बड़ा ही सिंपल शब्दों में, बड़ा ही आसान शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर एकांकी की बात करें, किसका, एकांकी की बात करें, तो लिखना इस प्रकार से आपको कि ऐसा नाटक जो केवल एक ही घटना, एक ही समस्या और एक ही विषय पे केंद्रित होता है उसे क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। मिस मान लीजिए ऐसा घटना, ऐसा नाटक जो एक ही घटना पे आधारित हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकांकी कहेंगे। क्या कहेंगे, एकांकी। मिस एकांकी का मतलब सीधा समझिएगा कि एकांकी भी क्या है, एक नाटक है। एकांकी भी क्या है, एक नाटक है। कह रहा है कि इसे संक्षिप्त नाटक भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, संक्षिप्त नाटक। मीन्स नाटक तो है लेकिन छोटा रूप है, नाटक का छोटा रूप, है ना। नाटक तो बड़ा रूप में लिखा जाता है, इसको जो है ना छोटा रूप में लिखा जाता है, किसको, एकांकी को, है ना। अब हमारा प्रश्न था कि दीपदान एकांकी की कथा वस्तु की, प्रश्न था कि बताइए कि दीपदान एकांकी की क्या क्या कथा वस्तु है। तो कहा जाता है कि दीपदान एकांकी हिंदी साहित्य के प्रमुख डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध एकांकी है। कोई पूछेगा कि दीपदान जो है ये एकांकी किसने लिखा है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक हैं, उन्होंने क्या किया है, दीपदान एकांकी को लिखा है। कह रहा कि इसकी कहानी त्याग, बलिदान, निष्ठा और देशभक्ति पर आधारित है। ये जो कहानी है, ये जो नाटक है वो किस पे आधारित है, तो त्याग पे, बलिदान पे, निष्ठा और देशभक्ति पे जो है ना ये कहानी आधारित है। आगे कह रहा है कि यह जो एकांकी है वो मेवाड़ के इतिहास से प्रेरित है। यह जो घटना है, यह जो नाटक है वो किसके इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो मेवाड़ के इतिहास से जुड़ा हुआ है। कह रहा है जिसमें पन्नाध्याय का महान बलिदान दर्शाया गया, जिसमें से पन्नाध्याय जो है ना एक महान बलिदानी है। कौन है, एक महान बलिदानी है, ठीक है। तो आखिर कैसे वो एक महान बलिदानी है, उनको क्यों महान बलिदानी कहा गया है, उसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो देखिए कह रहा है कि कहानी का सारांश हम लोग समझते हैं कहानी को शॉर्ट में, ठीक है, कि आखिर कहानी हुआ क्या था। तो कह रहा है कि कहानी जो है ना मेवाड़ के राजा राणा सांगा की मृत्यु के बाद शुरू होती है। ये जो कहानी है, ये जो नाटक है वो किसके बाद शुरू होती है, तो मेवाड़ के राजा सांग की मृत्यु के बाद, मीन्स उसके मरने के बाद जो ये कहानी शुरुआत होती है। कह रहा है कि उनके मरने के बाद उनके छोटे पुत्र उदय सिंह को गद्दी का उत्तराधिकारी बनना है। किसको, उसके छोटे पुत्र उदय सिंह को। किसके छोटे पुत्र, तो राजा सांगा के, है ना, छोटे पुत्र उदय सिंह को जो है क्या बनना था, उत्तराधिकारी बनना था, वहां का गद्दी संभालना था। लेकिन राजमहल में जो है ना अब क्या होने लगा, षड्यंत्र होने लगा। क्या होने लगा, षड्यंत्र होने लगा और विश्वासघात का माहौल होने लगा। कहां पे, राजमहल में। उसी दौरान क्या हुआ कि राजा सांगा के भाई बनवीर, कौन, राजा सांगा के भाई बनवीर गद्दी हथियाने के लिए षड्यंत्र करता है, ठीक है। यहां पे क्या कहा गया, तो राजा सांगा के मृत्यु के बाद ऐसा कहा गया कि उनके छोटे पुत्र कौन, उदय सिंह जो है वो क्या बनेगा, वहां का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन राजा सांगा के छोटे भाई ने क्या किया, गद्दी हथियाने के लिए षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। कह रहा कि बनवीर जो है सत्ता के लोभ में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो न केवल उदय सिंह को मारने का प्रयास करते हैं बल्कि पूरे मेवाड़ को अपने क्रूर शासन में झोंक देना चाहते हैं। कह रहा ना कि बनवीर जो है मिस राजा सांगा के भाई जो था वो सत्ता के लोभ में, सत्ता प्राप्त करने के लिए इतना अंधा हो जाता है कि वो जो है ना सिर्फ उदय सिंह को ही मारना नहीं चाहता है बल्कि ये भी चाहता है कि वो क्या करेगा, पूरे मेवाड़ को जो है ना क्या कर देगा, तहस नहस कर देगा। कौन सोच रहा था, तो बनवीर। कौन, बनवीर सोच रहा था, ठीक है। कह रहा कि कहानी का मुख्य मोड़ तब आता है जब बनवीर क्या करता है, अपने सैनिकों के साथ में राजमहल में आता है। ये कहानी उस समय शुरुआत होता है जब क्या होता है, बनवीर जो है अपने सैनिकों के साथ में कहां पे आता है, राजमहल आता है, ठीक है। कह रहा और पन्नाध्याय को आदेश देता है कि वह उदय सिंह को उसके हवाले करे। और पन्नाध्याय को क्या करता है, आदेश देता है कि उदय सिंह को हमको क्या कर दीजिए, मेरे हवाले कर दीजिए। तब क्या होता है कि तब पन्नाध्याय जो उदय सिंह की देखभाल करने वाली दाई थी, ठीक है, मतलब पन्नाध्याय कौन थी, उसकी दाई मीन्स पालक मां, पालने वाली जो मां थी,
ठीक है। कह रहा है उसने क्या किया, उदय सिंह को बचाने का प्रयास किया। कह रहा है कि जो अपने राजा और मातृभूमि के प्रति निष्ठावान है। कौन निष्ठावान है, तो पन्नाध्याय जो है ना अपने राजा और मातृभूमि के प्रति क्या है, निष्ठावान है। कह रहा है कि वह जो है उदय सिंह की रक्षा के लिए अपनी गोद लिए हुए पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है। क्या कह रहा है कि वह जो है उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने गोद लिए हुए पुत्र जिसका नाम था चंदन, उसका वो बलिदान करती है। तो कैसे बलिदान करती है, तो कहा गया कि पन्नाध्याय उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। पन्नाध्याय क्या करती है, सबसे पहले उदय सिंह को जो है ना एक सुरक्षित स्थान पर भेज देती है और अपने पुत्र को जिसका नाम था चंदन है ना, उसको क्या करती है, उदय सिंह के बिस्तर पे सुला देती है। किसको, चंदन को जो है उदय सिंह के बिस्तर पे सुला देती है। कह रहा है कि बनवीर उस बच्चे को उदय सिंह समझ करके उसकी हत्या कर देता है। और अब जो है बनवीर जो है मिस राजा सांगा का भाई बनवीर जो सत्ता हथियाना चाह रहा था, वो क्या करता है, उस बच्चे को उदय सिंह समझ करके उसकी हत्या कर देता है। कह रहा है कि पन्नाध्याय अपने पुत्र के बलिदान को सहन करती है लेकिन उदय सिंह को बचाने में सफल होती है। कह रहा है ना कि पन्नाध्याय जो है ना अपने पुत्र के बलिदान को भी सहन करती है, उसके साथ साथ उदय सिंह को बचाने में भी वो क्या हो जाती है, सफल होती है, जिससे भविष्य में मेवाड़ की रक्षा हो सके। वो सोच रही थी कि अगर इसकी रक्षा नहीं हुई तो मेवाड़ जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने अपने पुत्र का बलिदान दिया और उदय सिंह को क्या किया, बचाया, ताकि मेवाड़ की भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे, है ना। तो यहां तक जो है ये कहानी आपका खत्म होता है। अब यहां पे कह रहा है कि पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण कीजिए, कि बताइए कि पन्नाध्याय के किस प्रकार के थे, है ना। तो कह रहा है कि पन्नाध्याय का चरित्र त्याग, बलिदान, निष्ठा और साहस का अद्वितीय उदाहरण है। अगर हम लोग पन्नाध्याय की बात करते हैं तो कहा गया है कि ये जो है ना एक त्यागी महिला थी, उसके साथ साथ बलिदानी थी, निष्ठावान थी और साहसी महिला थी। कौन, पन्नाध्याय। कह रहा है कि वह ना केवल एक माँ है बल्कि एक आदर्श दासी और देशभक्त भी है। क्या क्या कह रहा है कि वो जो है ना केवल एक माँ ही नहीं है बल्कि एक आदर्श दासी के रूप में और एक देशभक्त भी है। कौन, तो पन्नाध्याय। कह रहा है कि पन्नाध्याय की विशेषताओं का वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला इनका विशेषता था मातृभूमि के प्रति निष्ठावान। ये क्या थे, तो अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठावान थे। कह रहा है कि पन्नाध्याय का सबसे बड़ा गुण उसकी मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा है। वह अपने पुत्र के जीवन का बलिदान देकर यह साबित करती है कि उसके लिए देश जो है वो सर्वोपरि है। उसने क्या किया, तो पूरे मेवाड़ को बचाने के लिए क्या किया, अपने पुत्र का बलिदान दिया ताकि उसका देश जो है वो सुरक्षित रह सके। इसलिए कहा जाता है कि वो अपने पुत्र का बलिदान देकर के ये साबित करती है कि उसके लिए जो है ना देश सर्वोपरि है। में सबसे पहले कौन है, देश है ना। अगर देश सुरक्षित है तो सब लोग सुरक्षित है। तो पहला इसका विशेषता था मातृभूमि के प्रति निष्ठावान। दूसरा इनका विशेषता जो है वो है त्याग और बलिदान। क्या है, त्याग और बलिदान। कह रहे कि पन्ना अपने गोद लिए हुए पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। पन्नाध्याय क्या करती है, अपने गोद लिए हुए पुत्र चंदन को क्या करती है, उदय सिंह करके स्थान पर जो है ना सुला देती है, मींस उनके बेड पे सुला देती है। और एक माँ के लिए यह सबसे बड़ा त्याग है। अगर एक माँ की बात करें तो ये जो है ना एक माँ के लिए सबसे बड़ा त्याग है। कोई चाहेगा कि अपने बेटे को हम जान से मरवा दें, नहीं, है ना। मतलब दूसरे को बचाने के लिए अपने बेटे के त्याग करने कोई चाहेगा, नहीं चाहेगा, है ना। कह रहा यह दर्शाता है कि वह अपने कर्तव्य को अपने व्यक्तित्व जीवन के अधिक महत्व देती है। क्या कह रहा है कि यह दर्शाता है ना कि वो अपने कर्तव्य, उसका कर्तव्य था उसका पालन पोषण करना, है ना। तो कह रहा है कि यह दर्शाता है कि वह अपने कर्तव्य को अपने व्यक्तिगत जीवन से भी अधिक महत्व देती है। फिर तीसरा इनका विशेषता है साहस और बुद्धिमत्ता। क्या है, साहस और बुद्धिमत्ता। कह रहा है कि पन्नाध्याय बनवीर के षड्यंत्र को भांप लेती है। पन्नाध्याय को पता चल जाता है कि बनवीर जो है वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई षड्यंत्र बना रहा है, और उदय सिंह को बचाने के लिए वह क्या करती है, बुद्धिमानी से योजना बनाती है। कौन, पन्नाध्याय जो है उदय सिंह को बचाने के लिए बुद्धिमानी से योजना बनाती है और उसका साहस और धैर्य प्रशंसनीय है। आगे देखिए, कह रहा है कि कर्तव्य परायणता, मींस कर्तव्य के पालन करती है। जो इनका कर्तव्य था उसका वो पालन करती है। कह रहा है कि पन्ना अपने कर्तव्य को पूरा
ईमानदारी और निष्ठा से निभाती है। क्या कह रहा है कि पन्नाध्याय जो है ना अपने कर्तव्य को जो है ना वो पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से उसको निभाती है। उसके लिए राजा का पुत्र और राज्य की सुरक्षा उसकी संतान से अधिक महत्वपूर्ण है। किसके लिए? पन्नाध्याय कहती है कि उसके लिए राजा का पुत्र की रक्षा करना और राज्य की सुरक्षा करना अपने संतान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये कौन कहती है? पन्नाध्याय कहती है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वो एक देशभक्त के समान है। कौन? पन्नाध्याय, है ना। अब क्वेश्चन हमारा कहा था कि दीपदान में बनवीर का चरित्र चित्रण करें कि बनवीर आखिर कैसा था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है राजा सांगा का भाई था, है ना, जो मेवाड़ की सत्ता को हथियाना चाह रहा था। तो वही यहां पे कहा गया कि बनवीर एक महत्वाकांक्षी और क्रूर पात्र है। वह चित्तौड़ का सिंहासन पाने के लिए, इस मेवाड़ का सिंहासन पाने के लिए जो है किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। कौन? तो बनवीर कह रहा है कि पहला ये महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मतलब कह रहा है बनवीर का मुख्य उद्देश्य चित्तौड़ के सिंहासन पर अधिकार करना था। बनवीर बस एक ही उद्देश्य था उसका, क्या? मेवाड़, मतलब यहां पे चित्तौड़ लिखा हुआ ना, मेवाड़ होगा। मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार करना उसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा कह रहा वो क्रूर था। क्रूर मतलब कह रहा अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वह राजकुमार उदय सिंह की हत्या तक करवाने के लिए योजना बनाता था। कह रहा ना कि अपनी महत्वाकांक्षी को प्राप्त करने के लिए, मीन्स वहां की सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो है ना वो राजकुमार उदय सिंह की हत्या भी करवाने का योजना बना रहा था। कौन? तो बनवीर। दूसरा कह रहा है कि ये जो है ना स्वार्थी भी था। कह रहा है कि उसने अपने हितों के अलावा किसी और की चिंता नहीं थी। किसे? तो बनवीर को जो है ना अपने हित का, मैं सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहा था, बाकी उसको किसी और की चिंता नहीं थी, है ना। फिर चौथा कह रहा विफलता। क्या कह रहा है? विफलता कि पन्नाध्याय और उसकी वीरता के सामने उसकी योजनाएं जो है विफल हो जाती। किसकी योजनाएं? तो पन्नाध्याय, बनवीर की योजनाएं जो है वो विफल हो जाती है, में सफल होती नहीं है, और वो जो है राजा के पुत्र को मार पाता नहीं है। तो उम्मीद कर दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। इससे रिलेटेड अगर और भी आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जा करके आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो और पूरे मेजर 6 हिंदी की तैयारी कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।